Now, I would like to invite Mr. Sunil Sharma sir for his speech. So please, Sunil sir, come on the stage and share your thoughts on Republic Day. ये जो खड़े हुए हैं बच्चे बैठ जा। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट में कई दिनों से जो अभ्यास किया है उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। परम आदरणीय उप प्राचार्य सर, प्रभारी प्राचार्य सर श्री चोप सिंह सर, मंच पर उपस्थित एवं अगल बगल बैठे मेरे शिक्षकगण और देश के सपूत विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपको गणतंत्र दिवस की इस वेला में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। आप सोचते होंगे कि यही दिन क्यों था, 26 जनवरी ही क्यों था, तो मैं इसके इतिहास की तरफ जाना चाहूंगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। जैसा आपको विदित है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये डिसीजन लिया गया था कि प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी प्रांत में, शहर में यह अधिवेशन किया जाएगा। तो इस उद्देश्य को लेकर 1929 में लाहौर में अधिवेशन किया गया। यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके पहले पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी, केवल स्वराज की मांग की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और जैसे देखा जाए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखित रूप में पूर्ण हो चुका था, लेकिन एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा थी, एक अच्छे दिन का इंतजार था जो 26 जनवरी 1950 को आया। ये 26 जनवरी वही दिन जिसमें लाहौर अधिवेशन किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब भारत के संविधान की तरफ चले तो भारत का संविधान जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन आया और उसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय संविधान या भारत को संचालित करने के लिए एक ऐसा विधान बनाना है जो देश को संचालित करे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्यों था इसका नाम? वो इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड की सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन का रखा गया। तो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर एक संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये जो संविधान सभा थी, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, सरदार हुक्म सिंह, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, गोपाल अय्यर आदि बड़े बड़े विद्वान इस संविधान सभा में शामिल थे। अब ये संविधान सभा जो थी, उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसे प्रारूप कमेटी कहा जाता है। तो ये जो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, जैसे आपको विदित है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो
कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब इनकी सहायता के लिए भी 7 सदस्यों का एक इस कमेटी में शामिल किया गया था, जिससे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी.एन. राव, एस.एन. मुखर्जी। तो ये प्रकांड विद्वान थे जो संविधान निर्माण के कार्य में लगे हुए थे, विभिन्न क्षेत्र के ज्ञाता थे ये। अब संविधान का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत संविधान बना, और संविधान के यदि हम पीछे का इतिहास देखें तो संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसे ही नहीं बन गया। इसके लिए बहुत से वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी, जिसे हम जानते भी नहीं हैं। यहाँ पर कवि प्रदीप की वो लाइनें, मुझे वो गीत याद आ रहा है, जैसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया था और ये गीत अमर हो गया। गीत की लाइनें मैं कुछ सुनाऊंगा और उसका उद्देश्य क्या है वो भी मैं बताऊंगा। कवि प्रदीप ने लाइन लिखी थी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब इसके आगे की लाइनें आप बड़े ध्यान से सुनना। इसकी आगे की लाइन क्या है? तुम भूल न जाना उनको, तुम भूल न जाना उनको, इसलिए ये कही है कहानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही है कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये बार बार आपको याद दिलाया जाता है शहीदों की कुर्बानी को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को याद कराना जरूरी है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको नहीं मालूम, वो हमारा कर्तव्य है कि किस तरीके से देश स्वतंत्र हुआ उसकी हम जानकारी दें। ये हमारा कर्तव्य है, हम आपको दे रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को देना कि किस तरीके से देश आजाद हुआ, कुर्बानियां हुई। अब एक उदाहरण मैं देता हूं। अजीत सिंह का नाम किन किन ने सुना है? सरदार अजीत सिंह का नाम जिसने सुना है हाथ ऊपर करो। अजीत सिंह का नाम, हाँ बताओ, हाथ ऊपर कर रहे हो, खड़े हो जाओ। ये मजाक की बात नहीं है, तुमने तो हाथ ऐसे कर दिए, लेकिन जो कुर्बानी दी है, जो तप किया है देश के लिए, वो मजाक नहीं था। आज आप ऐसे कर रहे हो ना, अंग्रेजों का जमाना होता तो लट पड़ जाते अभी तक। इसलिए आप थोड़ा होश में रहो, ठीक है, जोश में हो, होश में रहो। तो सरदार अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा थे। आपने नाम नहीं सुना होगा, अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। वही भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये तो नाम जानते हो भगत सिंह का कि नहीं जानते आप लोग? हाँ, तो ये अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा थे, और इनका क्या योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में? ये 48 वर्ष विदेशों में रहकर, घूम कर देश के क्रांतिकारियों के लिए धन संग्रह किया। इन्होंने धन इकट्ठा किया और वो धन भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको भेजते रहे 48 वर्ष। और यहाँ तक उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। कोई 48 वर्ष अपने परिवार को छोड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन इन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा और धन इकट्ठा किया और वहां से धन भेजा। ये बहुत बड़ा इनका योगदान था। जून 1947 में ये भारत आए। जून 1947 में जब ये भारत आए और शिमला में थे, तब ये बीमार हुए। और ये वही दिन था जब भारत स्वतंत्र हुआ और दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस क्षण झंडा फहरा रहे थे, स्वतंत्र भारत का झंडा, उसके 1 घंटे बाद इनकी मृत्यु होती है। और घर वाले ये बताते हैं कि मरने के पूर्व इन्होंने ये कहा था कि मेरा देश के लिए जो काम था वो मैंने कर दिया, मेरा जो देश के लिए काम था मैंने कर दिया, और अब ईश्वर मुझे बुला रहा है। तो ये जो भावनाएं थी, हो सकता है इन्होंने अपने प्राण उस मजबूती से थामे रखे कि ये देश की स्वतंत्रता को देख सकें।
स्वतंत्र तिरंगे झंडे को देख सकें, इसलिए जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपने प्राण अपनी इच्छा से त्यागे, उसी तरीके से लगता है कि ये जो अजीत सिंह थे, सरदार अजीत सिंह, वो ये देखना चाहते थे कि देश का तिरंगा झंडा जब लाल किले पे फहरेगा तब मैं प्राण दूं। तो इस तरह की ये भी एक देशभक्ति है, ये भी एक देशभक्ति है। तो ऐसी देशभक्ति को हम सलाम करते हैं। यही नहीं कि अंग्रेजों के समय ही बच्चों में देशभक्ति की भावना थी, ऐसा नहीं, इसके पहले भी देशभक्त बच्चे हुए। लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूं, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, जोरावर सिंह जो 7 वर्ष के थे और फतेह सिंह जो 5 वर्ष के थे। उस समय मुस्लिम आक्रांता जो थे वो भारत में थे और सरहिंद के नवाब थे एक वजीर खान। सरहिंद के नवाब वजीर खान से युद्ध होता है गुरु गोविंद सिंह का। तो वजीर खान ने इन दोनों पुत्रों को कैद कर लिया। कैद करने के बाद उन्होंने कहा कि आप धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो आपकी जान जाएगी, हम आपको प्राण दंड दे देंगे। अब ये दोनों जो बच्चे थे, एक 7 वर्ष का बच्चा, एक 5 वर्ष का बच्चा, क्या उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन इनमें देशभक्ति का जज्बा था। वजीर खान जो थे उन्होंने कहा कि यदि आप हमारी बात को नहीं मानते तो हम आपको जिंदा चिनवा देंगे। पहले प्राणदंड इसी तरह के होते थे, हाथी के नीचे कुचलवा देना, जिंदा चिनवा देना, पहाड़ के ऊपर से फेंक देना, तो इस तरह के प्राणदंड दिए जाते थे। तो इनको क्या प्राणदंड दिया गया कि यदि आप हमारी बात को नहीं माने तो आपको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इन्होंने वजीर खान की बात नहीं मानी, तो सबसे छोटे पुत्र मतलब सबसे छोटा भाई जो था फतेह सिंह, तो उसका नंबर आया पहले। तो बड़ा भाई रोने लगा, तो छोटा भाई बोलता है आप मृत्यु से डर रहे हो क्या बड़े भाई? तो बड़े भाई बोलते हैं कि नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा, मुझे दुख इस बात का है कि मैं दुनिया में सबसे पहले आया और तुम सबसे पहले जा रहे हो, जबकि देश की रक्षा के लिए मुझे पहले जाना था, मुझे पहले अपने प्राण न्यौछावर करने थे। तो कहने का मतलब ये है कि जज्बा है देशभक्ति का। मैं भी यही कामना करता हूँ कि आज के बच्चों में भी वही जज्बा होना चाहिए देशभक्ति का। हम जान तो नहीं दे सकते, लेकिन संविधान के तहत अपने व्यवहार को अपना सकते हैं। कहाँ कैसा व्यवहार करना है, देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसा व्यवहार होना है, उस तरह का व्यवहार हमको करना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है। वो भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, वो भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, उनको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। ऐसा नहीं कि जो देशभक्ति के लिए कुर्बान हो गए वो घर के प्यारे नहीं थे, माता पिता के प्यारे नहीं थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन वो किनको प्यार करते थे? देश को प्यार करते थे। फिल्म जागृति, एक पुरानी फिल्म है जागृति, उसका एक गाना है, उसकी लाइन मुझे यहाँ याद आ रही है, तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आज की जो पीढ़ी है वो उन्हें देश को संभाल के रखना है, उन्हें संस्कार देने हैं देश को। देश का मतलब आपके आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने हैं, ये आपका कर्तव्य है। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि संविधान को लिखित रूप में लिखा गया, हाथ से लिखा गया, कोई टाइपराइटर नहीं था, कुछ नहीं था, हाथ से लिखा गया। और लिखने वाले का जो नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने संविधान को हाथ से लिखा। आपको कभी जीवन में मौका मिलता है तो आप इसकी ओरिजिनल जो कागज है जिस पे लिखा गया है आप देखना, आपको सिहरन आ जाएगी,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह का वो कागज, इस तरह की लिखावट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको मौका मिले आप निश्चित रूप से इस कागजों को देखना। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। मैं कहूंगा हमारा संविधान, आप कहना, अमर रहे। हमारा संविधान, हमारा संविधान। आवाज नहीं आ रही है। हमारा संविधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।